Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this lecture of role of commercial banks in economic development. तो हमने अपने लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो भी हमारे ये कमर्शियल बैंक्स हैं इनका हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। सो रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले अगर हम इस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें कुछ मीनिंग इसके क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देखिए आमतौर पे हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स हैं, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम दोनों को सेम समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो सिनोनिम्स है, पर एक्चुअली ये सिनोनिम्स नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, आपकी कंट्री में आप सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में बेटर होते हैं। लाइक आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, बस इतना ही होगा, ठीक। पर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सिर्फ यही इंक्रीज नहीं होते, इसके अलावा इकोनॉमी में और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपकी सोशल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो अनइक्वल है, मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी सोसाइटी में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उनका मेंटल हॉरिजन वाइडर होना शुरू हो जाता है, मतलब वो पहले से ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं। बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। तो जो हमने टॉपिक लिखा वो ये नहीं लिखा कि रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, हमने लिखा रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो हमने बात करनी है वो ये करनी है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका रोल जो है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर है। मतलब वो क्या करते हैं, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हमारी डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। नाउ इट्स क्लियर टू यू। नंबर 2, अब हम ये नहीं कह सकते कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की होगी या वो डेवलपिंग नेशन की होगी, नहीं, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज की भी होती है। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होती। ये नहीं है कि आज आप एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं तो आफ्टर 50 ईयर आप उसको डेवलप्ड कंट्री नहीं बोलेंगे, वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो हम कहते हैं कि अमेरिका इज अ डेवलप्ड नेशन, वो 50 ईयर पहले भी डेवलप्ड था, वो 50 ईयर के बाद यानी कि आज भी डेवलप्ड है, और 50 ईयर के बाद उसको क्या बोलोगे, तभी वो डेवलप्ड कंट्री रहेगी। पर क्या 50 ईयर पहले जो उसकी डेवलपमेंट का लेवल था वही डेवलपमेंट का लेवल आज है, और क्या वही डेवलपमेंट का लेवल 50 ईयर के बाद रहेगा, नहीं। अगर हम लैंडलाइन फोन पे अपने आप को डेवलप्ड बोलते तो मोबाइल ना आते, अब मोबाइल में 2G पे डेवलप्ड बोलते तो 3G ना आते, 3G से 4G, 4G से 5G ना आते। अब 5G के बाद पता नहीं 6G, 7G, 8G कितने आने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो अब डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है। जो बैंक्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर है, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और वो क्या काम करते हैं उसकी बात करते हैं। पहला पहला उनका जो रोल है वो है रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन, रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि आप कैपिटल फॉर्मेशन बोलें कि आप इन्वेस्टमेंट बोलें, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर सिनोनिम्स है। और हमने इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी किया था, IT इज इक्वल टू KT माइनस KT माइनस 1। I stands for investment, T stands for time period. So investment in time period, तो मैं T की वैल्यू पुट कर देता हूं 2020। मान लीजिए कि मुझे 2020 के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल पता करना है, तो कैसे पता होगा, K stands for capital stock, K stands for capital stock, T
टाइम पीरियड, टी की वैल्यू मैंने कितनी पुट की 2020 माइनस के टी माइनस वन, टी की वैल्यू 2020 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 करके 2019। सो मैं देखूंगा कि मेरी कंपनी में जो टोटल कैपिटल स्टॉक है इन 2020 वो 10 लाख का है, 2019 के अंदर वो 7 लाख का था, इसका मतलब चेंज कितने का आया 3 लाख का। अब ये कैसे आया, सपोज करो कि मेरी कंपनी के अंदर लास्ट ईयर 7 लाख रुपीस की मशीन्स थी, 7 मशीन ऑफ 1 लाख ईच। मैंने क्या किया, मैंने बैंक से जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए 3 लाख का लोन लिया, 3 मशीन्स लेके आया, तो अभी मेरे मशीन्स हो गए 10 लाख की हो गई। सो चेंज कितने का आया 3 लाख का, 3 लाख क्या है इन्वेस्टमेंट है। अब ये कैसे हुई, बैंक्स ने क्या किया, उन लोगों के पैसे जो उनके पास एक्सेस में थे उनको एज एन डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, मुझे इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लोन दिया। अब क्या हुआ कि जिन लोगों के पास पैसे एक्सेस में थे उनको तो लगा ये हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। सो बैंक ने क्या किया, उन पैसों को जो कि किसी के लिए एक्सेस थे वो मुझे दिया क्योंकि मुझे उस पैसे की जरूरत थी। मतलब हम एक टर्म यूज करते हैं इसके अंदर, उसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मतलब बैंक्स क्या करते हैं, जो लोग सेविंग करते हैं उनकी सेविंग्स को प्रॉपर्ली मोबिलाइज करते हैं, मतलब जिन लोगों के पास सेविंग्स होती हैं उनसे लेते हैं और उसको सही जगह पे लेके जाते हैं, मतलब जिन लोगों को वाकई में उसकी जरूरत होती है वहां पर उसको वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के थ्रू बैंक क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कराता है। अब अगर हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो बिना इन्वेस्टमेंट के तो वो हो नहीं सकती। सो जितना हमारी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतनी ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल ले लूं, पहले मेरी कंपनी में 7 मशीन्स थी, अभी मेरी कंपनी में 10 मशीन्स हैं, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। पहले मैं 7 मशीन से प्रोड्यूस कर रहा था, अभी मैं 10 मशीन से प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मैं उसके लिए लेबर ज्यादा अपॉइंट करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैं अगर एम्प्लॉयमेंट का लेवल इंक्रीज करूंगा तो मैं उनको वेजेस भी दूंगा तो उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, उससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। सो बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय रेजिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। सो ये एक इंपॉर्टेंस है बैंक्स की। नंबर 2, ये क्या करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन टू इनोवेशन। ठीक है, मोटिवेशन टू इनोवेशंस। इनोवेशंस क्या है, देखिए इनोवेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई नई चीज लेके आनी है, नहीं। अगर आप एक पुरानी चीज को नए तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड इनोवेशन। आप कोई रॉ मटेरियल का नया सोर्स ढूंढ लेते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एन इनोवेशन। सो अगर हम बड़ी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो उसमें हम बात करते हैं, एक ना थ्योरी आती है उसको कहते हैं इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ओके, वो कहते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट्स क्यों मिलते हैं, उसको इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो क्या करता है, एक ऐसी चीज मार्केट में लेके आता है जो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती होती। तो वो क्या करता है, एक तरह से वो मोनोपोली गेन्स एंजॉय करता है। वो मोनोपोली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना, जिसके अंदर किसी भी चीज को सेल करने वाला एक ही पर्सन होता है। तो एक पर्सन एक ऐसी चीज मार्केट में ले आया जिसके साथ की चीज मार्केट में है ही नहीं, तो क्या हुआ, वो इनोवेशन लेके आया, तो क्या होगा, लोग उसकी चीज खरीदने के लिए जाएंगे तो उसको प्रॉफिट होंगे क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी ज्यादा रेट पे जो है वो सेल कर पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। सो अब किसी पर्सन ने सपोज कीजिए कि इनोवेशंस करनी है, तो इनोवेशंस करने के लिए देखिए पैसे चाहिए होता है, और ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि जो इनोवेशन लाने का ट्राई किया जा रहा है वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो ही पाएगा, फेल भी हो सकती हैं। सो बैंक्स जो है वो क्या करते हैं, ऐसी इनोवेशंस को मोटिवेट करते हैं। मतलब अगर आप एक न्यू आइडिया बैंक के पास लेके जाते हैं और बैंक को अगर वो चीज पसंद आ जाती है, सो बैंक आपको उसके लिए लोन फैसिलिटी देता है कि आप ये बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, आप ये जो नया इनोवेशन लाने वाले हैं आप वो ला सकते हैं, उसके लिए आपको फाइनेंस जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। सो बैंक जो है उसका एक और इंपॉर्टेंस ये है कि बैंक क्या करते हैं, इनोवेशंस लाने के अंदर हमारी हेल्प करते हैं।
फिर बैंक्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक और कंट्रीब्यूशन है, और वो ये है कि वो क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर बना के रखने में हेल्प करते हैं। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने के अंदर वो आपने देखा होगा मनी लेंडर्स है ना, और महाजन और जमींदार टाइप पीपल होते थे जो क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेते थे। तो अल्टीमेटली क्या होता था, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। बैंक क्या करते हैं, बैंक एक सही इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर बना के रखने में आपकी अपनी हेल्प करता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, जब इन्वेस्टमेंट होगी। अब मान लीजिए कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो मैं तो लोन लेने नहीं जाऊंगा बैंक के अंदर, बोलूंगा यार रहने दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, मैं नहीं लेता। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा यार रेट ऑफ इंटरेस्ट ना जरूरत से ज्यादा रख लिए, तो ये बंदा तो लोन लेने नहीं आ रहा। ठीक, अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रख दिए तो मैं क्या सोचूंगा, मैं कहूँगा यार मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं बैंक में क्यों डिपॉजिट कराऊं, इंटरेस्ट तो देते नहीं है, तो इससे बेटर इसको कहीं और चीज में लगा देते हैं। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होंगे तो लोग बैंकों में पैसे डिपॉजिट नहीं कराएंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे। तो दोनों चीजें गलत है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम भी नहीं होने चाहिए और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। तो बैंक क्या करता है, सबसे पहला काम तो ये करता है कि वो एक ना एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब वो इंटरेस्ट रेट को ऐसे डिटरमिन करता है कि जो डिपॉजिट कराने वाले हैं उनको वो कम ना लगे और जो लोन लेने वाले हैं उनको वो ज्यादा ना लगे। तो दोनों के बेनिफिट को वो ध्यान में लेके चलता है, और उससे क्या होता है, एक सही इंटरेस्ट रेट बनता है, उससे इन्वेस्टमेंट भी होती है, उससे सेविंग्स भी होती हैं, लोग सेविंग करेंगे, बैंक में उसको डिपॉजिट कराएंगे, बैंक उन्हीं को क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा, इन्वेस्टमेंट कराएगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो हमारी इकोनॉमी को मिलने जो है वो शुरू हो जाएंगे। सो ये भी बैंक का काम है। उसके बाद बैंक क्या करता है, रोल उसका है इन रूरल डेवलपमेंट। देखिए जो इंडिया है ना, मैंने उसके बारे में कोट पढ़ी थी, वो कहता है एक्चुअली इंडिया में दो इंडिया है, एक है इंडिया और एक है भारत। जो इंडिया है वो है मॉडर्न इंडिया, जो रहता है अर्बन एरियाज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर। जो भारत है वो रहता है गांव के अंदर। सो दोनों के अंदर ना बहुत गैप है। सो दोनों की इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो फैसिलिटीज अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को हैं वो रूरल एरिया में भी होनी चाहिए। सो बैंक्स का रोल है कि वो क्या करते हैं, वो रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा, अब रूरल लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, वो है एग्रीकल्चर। सो रूरल डेवलपमेंट मींस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए वो लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, वो उसमें लोन मिलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स वो उनको मिलती हैं। तो बैंक्स जो है वो क्या करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। एक बैंक है एक्चुअली उसका नाम है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड। NA स्टैंड्स फॉर नेशनल, B stands for bank, A stands for agricultural, R stands for rural and D stands for development. So इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाम से इसके सारे फंक्शन क्लियर हो जाते हैं कि बैंक का काम क्या है। ये एक नेशनल बैंक है, नेशनल लेवल का है, इसलिए काम करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए। जैसे अगर मैं अपने स्कूल की एग्जांपल लूं तो हमारे स्कूल में एक ना ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं साइंस ब्लॉक। वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो भी साइंस स्ट्रीम को जो है ऑप्ट कर सकें, मेडिकल नॉन मेडिकल वो भी ले सकें। तो उसके लिए जो बिल्डिंग बनाई, उसके लिए जो पैसे आए, जो फाइनेंस आया, वो कहाँ से आया,
वो नाबार्ड से आया। वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काम नहीं करता, वो ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन दैट इंडिया एंड भारत हम उसको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। सो जो इंपॉर्टेंस है बैंक्स की वो किस चीज के लिए है, वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है। तो बैंक इस बात के लिए काम करते हैं कि जो भी रूरल पीपल हैं अगर उनको कोई लोन चाहिए तो वो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है लाइक जमींदार और महाजन और साहूकार और आड़तिया, इनके पास ना जाए, वो बैंक्स के पास आए, सो दैट बैंक उनको एक अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करवा सके और उसको वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकें, अपनी डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकें और इससे जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो सके। तो ये भी बैंक जो है वो उनका एक कंट्रीब्यूशन जो है वो हो जाता है। फिर जो कमर्शियल बैंक्स है उनका एक और कंट्रीब्यूशन भी है, वो है रोल इन इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड। ओके, अब याद करो जब हमने ये चैप्टर किया था प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, तो उसमें हमने क्या बात की थी, हमने कहा था अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो डेफिशिएंट है, डिमांड कम है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इकोनॉमी चाहती है कि उसके अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो आए। अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल कब आएगा, जब इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इतना होगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने सारे के सारे लोगों को काम देंगे। अगर इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो लोगों को काम क्यों देंगे, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो बैंक्स क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी एग्जांपल लूं, मुझे कार परचेज करनी थी पर मेरे पास कार परचेज करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कार कैसे परचेज करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। सो कार की डिमांड को इंक्रीज कराना था, मैं कार परचेज करना चाहता हूं बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस मैं कार नहीं ले पा रहा। तो बैंक ने मुझे क्या किया, बैंक कहता कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, मैं आपको कार लोन देता हूं, आपको अपनी तरफ से सिर्फ एक डाउन पेमेंट करनी है छोटी सी, ठीक है, बाकी पेमेंट हम कर देते हैं आपके बिहाफ पे। तो जब मैंने कार परचेज की थी तो वो थी उस टाइम पे 4,15,000 की, तो मैंने अपनी पॉकेट से सिर्फ 65,000 दिए थे, जो बाकी 3,50,000 है बैंक ने मुझे उसका लोन दिया, मतलब बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरी कार की पेमेंट कर दी, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने पर मंथ ओनली 8,000 रुपी की इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक को पे की फॉर द ईयर 5 इयर्स के लिए मैंने हर महीने 8,000 जो है वो बैंक को देता रहा। अब मेरी सैलरी में से 8,000 कट हो जाते थे, तो मतलब क्या हुआ, अब वैसे तो मैं कार परचेज नहीं कर सकता था पर बैंक ने मेरी हेल्प की कि मैं कार परचेज कर सकूं, तो उससे क्या हुआ, कार की जो डिमांड है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुई इकोनॉमी के अंदर। तो उससे वो मार्केट डिमांड को इंक्रीज करने के अंदर जो है वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। सो इससे जैसे मान लो होम लोन है, अब वो मान लो घर बनाना है, तो घर बनाना है तो उसके लिए तो पैसे चाहिए, मेरे पास है नहीं, अब मैं घर बनाने के लिए क्या करूंगा, बैंक से होम लोन ले लूंगा। अब होम लोन से लेके मैं अपना घर बनाऊंगा, अब जब मैं घर बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं मतलब सपोज कीजिए ब्रिक्स भी परचेज करूंगा और मैं टाइल्स भी लूंगा और मैं जो है सैनिटरी का सामान भी परचेज करूंगा और मैं जो है वो रेत है, सीमेंट है, ये सारी चीजें मैं परचेज करूंगा। तो उससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड जो है इन चीजों की इंक्रीज होगी। सो बैंक जो है वो क्या करते हैं, मार्केट डिमांड को इंक्रीज करने के अंदर भी हेल्प करते हैं। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी रिलेटेड विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो उसमें हमने सारा किया था वो बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, ये सारे हमने उसमें इंस्ट्रूमेंट्स किए थे। कुछ उसमें क्वांटिटेटिव थे और कुछ उसमें क्वालिटेटिव थे। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फ्रेम कौन करता है, जो फ्रेम करता है वो करता है हमारा सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इन इंडिया, पर उसने सिर्फ उसको फ्रेम करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन तो बैंक्स ने करनी है।
जैसे अब रिजर्व बैंक ने सपोज कीजिए ये कह दिया कि देखो जी एक्सेस डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो आपने लोन कम देने हैं, या डेफिशिएंट डिमांड है तो आपने लोन ज्यादा देने हैं। तब वो कौन ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो लोन कम देंगे या लोन ज्यादा देंगे, वो है हमारे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। मतलब उसने कह दिया कि लो जी मैं बैंक रेट इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि एक्सेस डिमांड चल रही है, तो बैंक रेट इंक्रीज होगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगी। ठीक, वो कहता है कि लो जी अब एक्सेस डिमांड है तो मैं सीआरआर इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब आपको अब मेरे पास डिपॉजिट में ज्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा, मैं एसएलआर इंक्रीज कर रहा हूं, यानी अब आपको अपने पास डिपॉजिट में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब अगर आपके पास कोई पर्सन कोई चीज मॉर्टेज में रखता है तो उसमें आपने कम लोन्स देने हैं। तो ये सारी जो है पॉलिसीज फ्रेम की जाएंगी बाय द सेंट्रल बैंक, और इसको आगे लोगों तक कौन लेके जाएगा, वो लेके जाएंगे हमारे कमर्शियल बैंक। तो अगर एक सही मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई तो क्या होगा, हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड दोनों की जो प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, चीप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, और अगर मान लीजिए कि एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, डियर मॉनेटरी पॉलिसी जो है अडॉप्ट की जाएगी। डियर मींस महंगी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मतलब सस्ती, महंगी में क्या होगा, जो चीजें उनको महंगा कर दिया जाएगा, लोन महंगे कर दिए जाएंगे ताकि लोग जो हैं वो लोन कम ले, तो उससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो अगर इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मतलब सस्ती, चीजों को सस्ता कर दिया जाएगा, लोन को सस्ता कर दिया जाएगा ताकि लोग जो है वो ज्यादा लोन परचेस करें और उससे डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद बैंक जो है वो क्या करते हैं, एक और उनका भी है कंट्रीब्यूशन, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर। बैंक जो है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जो बैंक है वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में दो तरह से हेल्प करता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि आजकल ना बहुत सारी बैंक ब्रांचेस जो है वो ओपन होनी शुरू हो गई है। मतलब पहले जैसे अगर मैं फाजिलका की एग्जांपल लूं, फाजिलका में पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच होती थी, अभी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो अगर ब्रांचेस इंक्रीज हुई हैं तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो भी इंक्रीज हुए होंगे। तो एक तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, तो क्या होता है, ब्रांच एक्सपेंशन होती है। ब्रांच एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ब्रांचेस जो है वो ज्यादा ओपन होती हैं बैंक्स की। अब जितनी ब्रांचेस ज्यादा ओपन होंगी क्या होगा, उतने ही एम्प्लॉयज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो बैंक के अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो इंक्रीज होंगे। तो एक तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। नंबर 2, इसमें हम बात कर सकते हैं कि बैंक क्या करते हैं, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन देते हैं। जैसे याद कीजिए हमने एक स्कीम की बात की थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई है, विच इज कॉल्ड स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में क्या है कि जो बैंक्स हैं वो आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, ऐसे लोग जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती वो क्या कर सकें, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, और उसके बेसिस पे क्या कर सकें, वो अपने जो है वो लोन्स लेके बैंक से और अपने बिजनेस स्टार्ट करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें और आगे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाएं। बेसिक पर्पस जो है वो स्टार्टअप प्लान जा वो ये है कि अब आप जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट लेने वाले नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने। मतलब उनको ये इस लायक बनाया जाए कि वो अब खुद अपने लिए एम्प्लॉयमेंट ना ढूंढे बल्कि ऐसे बिजनेस स्टार्ट करें जिससे क्या हो, वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो दे सकें। इसलिए क्या हुआ, स्टार्टअप हुआ। अब स्टार्टअप के लिए जो भी लोन्स होंगे वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो कमर्शियल बैंक होंगे। इसमें आपको 3 तरह के लोन जो है वो मिलते हैं। एक होता है शिशु लोन, एक होता है किशोर लोन, एक होता है तरुण लोन। शिशु, किशोर एंड तरुण, तीनों तरह के लोन में जो डिफरेंस है वो इस बात को लेके है कि जो अमाउंट ऑफ लोन है वो कितना होगा। मतलब अगर छोटे बिजनेस है तो शिशु, शिशु यानी कि छोटा, किशोर थोड़ा और बड़ा, तरुण थोड़ा और बड़ा। तो इस तरह के लोन जो है वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक आपको
प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स का एक और कंट्रीब्यूशन जो है वो है बैलेंस्ड डेवलपमेंट के अंदर। बैलेंस डेवलपमेंट में क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, देखिए हमारा जो इंडिया ना वो प्रॉपरली एक बैलेंस्ड डेवलप्ड कंट्री नहीं है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो लेस डेवलप्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा डेवलप्ड है। जैसे एग्रीकल्चर जो है अभी वो हमारी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो बैकवर्ड है। तो एग्रीकल्चर को लोन देंगे ताकि एक तो रूरल डेवलपमेंट हो सके, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सके। फिर क्या करते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, अब जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, अब डिफरेंट स्टेट्स जो है इंडिया की इक्वली डेवलप्ड तो नहीं है, तो उनकी बैलेंस डेवलपमेंट करो। फिर हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो उनकी इक्वल डेवलपमेंट करो, उसके लिए भी वो बैलेंस डेवलपमेंट में काम करते हैं। सो बैंक्स का कंट्रीब्यूशन ये है कि वो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है उसको एक बैलेंस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया करते हैं। उसके बाद affect the level of economic activities। तो हमें पता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो 5 होती हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड फाइनेंस। एक होता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमने लिखा लेवल। लेवल का मतलब क्या, अगर हम नेचर की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि कंजम्पशन हो रही है तो कौन सी चीजों की हो रही है, अगर प्रोडक्शन हो रही है तो कौन सी चीजों की हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो कहां पर हो रही है। दिस इज द नेचर। लेवल में बात करें तो कंजम्पशन कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है, एक्सचेंज कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। सो दिस इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर बैंक्स हैं तो ही ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनका लेवल अप है। तो ये क्या करते हैं, कंजम्पशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब जिस इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना ज्यादा होगा वो क्या होगी, वो कंट्री जो है वो उतनी ही ज्यादा जो है वो क्या होगा, वो डेवलप होगी। तो उससे हमारे बेनिफिट जो है वो उतने ही जो है वो ज्यादा होंगे। तो अगर देखो प्रोडक्शन ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा, एक्सचेंज ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी तो वी आर अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अगर इनका लेवल थोड़ा कम है तो वो डेवलपिंग है, उससे कम है तो हम क्या अंडर डेवलप्ड है। तो बैंक जो है वो क्या करते हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनका लेवल इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कमर्शियल बैंक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट द सेंट्रल बैंक। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।